So hello dear all, welcome back. This is your another assignment that we are solving DPP5. So इसका जो पहला क्वेश्चन है इसी को फेस कर लेते हैं यार। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जो वॉल्यूम्स हैं दो स्पीयर्स की वो आपको गिवन है 64/27 के रेशो में, है ना। सो अगर मैं बात करूं, आपके पास यहाँ दो स्पीयर हैं तो वॉल्यूम जिनकी है, so let's say the volume of sphere number 1 is, let's say, your V1 here, and the volume of your second sphere is, let's say, V2. Got it? So ये जो रेशियो आपको यहाँ दे रखा है ये कहीं ना कहीं 64 और 27 का रेशियो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं इसके फॉर्मूले पे चलूँ तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 को अगर मैं करूँ तो दिस इज 4/3 इंटू पाई। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ R1 क्योंकि जो स्पीयर नंबर 1 होगा उसके रेडियस को अगर मैं R1 लेट कर लूँ तो ये R1 का क्यूब बना, सेम वे ये बनेगा 4/3 इंटू पाई R2 का क्यूब। और ये किसके इक्वल होने जा रहे हैं यहाँ, 64/27 के। अब 4π/3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो जब आप यहाँ देखेंगे दोनों साइड में, तो अगर मुझे इस क्यूब को हटाना है तो दोनों साइड का क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यूब रूट निकालूं यहाँ पे आपके 64/27 का, तो यू गैस विल रियलाइज आपके पास जो R1 अपॉन R2 का रेशियो आएगा वो आएगा 4:3, ठीक है। तो ये तो थी बिल्कुल पहली चीज जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करी है। तो R1 R2 का रेशियो देने से बेटा क्या बेनिफिट अब आपका यहाँ होगा उसको देखते हैं। आपको यहाँ चाहिए ये जो सरफेस एरिया है इसका रेशियो। तो अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट ईयर स्पेयर और सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्पेयर का, तो डेट इज नथिंग बट 4/3 जो कि कैंसिल होगा। यहाँ पे R1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर होगा, 4π से 4π कैंसिल, और R/1 और R/2 अगर मैं देखूं दोनों के ऊपर अगर इंडिविजुअली स्क्वायर लगा है तो ये कंबाइंड स्क्वायर भी लग जाता है, और 4/3 का जो होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 16/9। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16:9। गॉट इट। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए क्या है, क्लियर सा क्वेश्चन है। एक वाटर टैंक लगा हुआ है किसी फैक्ट्री में लेट्स से, और वहां पे जो वाटर स्टोर किया गया है वो हेमिस्फेरिकल टैंक में किया गया है, ठीक है। सो लेट्स से ये मैं आपके लिए हेमिस्फेरिकल अगर टैंक बनाऊं तो यहाँ पे वाटर को स्टोर किया गया है, ये उसने बोला है। जो डायामीटर है आपका वो है 14 मीटर। टैंक में ना ऑलरेडी क्या बोला है इसने, 50 किलो लीटर्स ऑफ वाटर ऑलरेडी है। तो मैं आपको बताऊं तो इसमें ऑलरेडी कुछ वाटर ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। और ये वाटर जो फिल्ड है वो यहाँ पे दे रखा है 50 किलो लीटर्स, ठीक है। सो 50 किलो लीटर्स को अभी हम यूनिट में भी चेंज करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप ऐसे ही लिखिए। अब उसमें ये पूछा गया है आप इसमें और कितना वाटर को ऐड करोगे, आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे ताकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक फिल हो जाए। अब आप देखो तो आपके पूरा हेमिस्फीयर एक्चुअली में इस पूरे पोर्शन में वाटर ले सकता है, लेकिन सिर्फ 50 किलो लीटर ही अगर यहाँ पे वाटर है तो आपको फर्दर ये जो मैं यहाँ पे रेड रेड से दिखा रहा हूँ इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको और डालना पड़ेगा। ये तो रूल बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो रूल यहाँ पे यही है, उसने आपसे यही पूछा है कि आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना पड़ेगा। सो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दूँ। मैं अगर आपको बोलूँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पंप करना पड़ेगा, मतलब जो डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टैंक में, है ना, इनटू द टैंक, ये जो आप टैंक में जो भी वाटर डालोगे जिसको मैंने रेड रेड से रिप्रेजेंट किया है वो एक्चुअल में वॉल्यूम वो होगी क्या टोटल, उसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं। वो वॉल्यूम होगी अगर आप
टोटल कैपेसिटी में से, जो भी इसका टोटल कैपेसिटी है टैंक का, मतलब इस पूरे टैंक की टोटल कैपेसिटी में से अगर मैं माइनस कर दूं जो कि वाटर आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके टैंक में, उसके वॉल्यूम को, है ना। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट द टोटल कैपेसिटी, यानी जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास होना था इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, और जो आपका वाटर यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर मैं उसकी वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो क्लियरली जितना वाटर मुझे चाहिए वो मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो टोटल कैपेसिटी इसकी क्या है, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का आपको पता है वॉल्यूम होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कितना वाटर प्रेजेंट है, ऑलरेडी आपके पास यहाँ 50 किलो लीटर्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपका वाटर जो गिवन है। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपको। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं जाता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ 50 किलो लीटर्स का मतलब यहाँ पे क्या है। 50 इंटू, है ना, किलो को जब मीटर्स में चेंज किया जाता है तो वो कुछ ऐसा बन जाता है। आई मीन 50 किलो का मतलब यहाँ पे ये है, तो इतना लीटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ऑलरेडी इज प्रेजेंट, तो इतना लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी है। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि मीटर में ही आपको डायमीटर दिया है, सो अगर 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है और अगर आपके पास 50 किलो यानी 15 to 1000 लीटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो मीटर में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मली जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। x का इंटू अगर मैंने 1000 से करवाया तो वो एट लास्ट में यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। अगर इनका इंटू हुआ है 1000 इंटू एक्स, यानी ये 1000 नीचे जाके चला जाएगा, और 50 इंटू 1000 आप करोगे, 1000 से 1000 कटा तो 110% यहाँ आपको आपका आंसर मिल चुका है और वो है 50 मीटर क्यूब। ठीक है, सो इस चीज को अगर मैंने कन्वर्ट करके देखा तो आपने देखा 50 मीटर क्यूब वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो नाउ बैक टू योर कैलकुलेशन अगेन। सो दिस इज 2/3 इंटू पाई, पाई को मैं 22/7 लिख लेता हूं। अब डायामीटर अगर आपका 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्वेश्चन का बन जाएगा 7। तो दिस इज 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल, कोई ट्रबल नहीं है। दिस इज 4 इंटू 4, आई मीन ये बन जाएगा आपका 44, यहाँ पे ये बन जाएगा 49, और डिवाइड अगर आप कर सकते हैं सो दिस इज माइनस का 50। गॉट इट? अब यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होने जा रहा है। अगर मैं 44 को 45 से यहाँ इंटू करूँ, ठीक है, नॉट 45 इट्स 49, मैं अगर 44 को यहाँ पे 49 से इंटू करवाऊँ तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, दिस इज योर 36, दिस इज योर अगेन 36, 36 और 16 52, 54 एंड 5 इज नथिंग बट 21 दिस। ओके, सो इसका आंसर आएगा 2146 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 50। इफ यू आर कंफर्टेबल विद पॉइंट्स, अगर आप पॉइंट्स में आंसर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसका आंसर कहीं ना कहीं आएगा 715.3, और अगर मैंने इसमें से 50 को माइनस कर दिया तो यू गैस विल गेट 665.3 मीटर क्यूब, है ना। तो रफली आपको यही आंसर यहाँ पे दिख जाएगा, 65.3 समथिंग विल बी योर आंसर। ठीक है, और लेट मी चेक दी कैलकुलेशन फॉर द फाइनल टाइम, इट्स 36, तो ये 3 हुआ, 36 36 30, ओ सॉरी इट शुड बी 5, ये 5 है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर में, मैं इसको रब कर देता हूँ यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2156, तो दिस इज योर 7, ये चला जाएगा तुम्हारा 18 की टेबल में। देन
तो ये हो जाएगा 18.3। तो फाइनल आंसर में ये हो जाएगा 668.3 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना था। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर, आगे देखते हैं क्या होता है। सो अब देखते हैं हम बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने पहली बार ही कर रहे हो, हालांकि असाइनमेंट नंबर 1 डीपीपी 1 में ऐसा कुछ देखा तो था, लेकिन अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू। एनीवेज, अ क्लोथ जिसका एरिया इज 165 मीटर स्क्वायर, इसको आपने एक कॉनिकल टेंट में कन्वर्ट किया जिसका रेडियस है इतना। ठीक है, सो आपका बड़ा सिंपल सा रूल है। आपने अपने एक क्लोथ से जिसका आपने एरिया मुझे अभी अभी ये दिया है, यानी 165 है ना, 165 मीटर का ये जो एरिया है, तो ये आपने मुझे यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कर दिया इस कॉनिकल टेंट का, और जो इसका रेडियस है ना बेटा टेंट का, वो है यहाँ पे 5 मीटर। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कितने स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे टेंट में खड़ा कर सकता हूँ इफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑक्यूपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब मैं यहाँ कितने स्टूडेंट्स खड़े कर सकता हूँ वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन यानी इस टेंट के सर्कुलर बेस का जो एरिया होगा ना, आप उतने ही स्टूडेंट यहाँ खड़े कर सकते हो, क्योंकि आपका जो स्टैंड करवाना है किसी भी स्टूडेंट को वो एक सर्कल के अंदर बंद करवाना है। तो जो भी इस सर्कुलर बेस का एरिया बनेगा उतने ही स्टूडेंट्स को मैं यहाँ ऑक्यूपाई कर पाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं, सो जो एरिया अवेलेबल है, जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, है ना, तो जो एरिया मुझ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए वेयर दे कैन सिट, जहां पे वो बैठ सकते हैं, इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। जितना सर्कुलर बेस होगा चेयर वहीं पे लगेगा और वहीं पे स्टूडेंट बैठ सकता है। तो ये सर्कुलर बेस का एरिया यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, सर्कुलर बेस, और सर्कुलर बेस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो बहुत इजी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरा जो बेस एरिया होगा वो होगा 22/7, और रेडियस अगर यहाँ 5 है तो रेडियस 5 होने से अभी ये क्या होता है, ये बन जाएगा 25। यहाँ तक कोई टेंशन। सो इतना मीटर स्क्वायर स्पेस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर का एरिया ग्राउंड में कैप्चर करता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, जिसको मैक्स ले लेता हूं ताकि जो आपका एरिया है, अब आपके पास इतना एरिया अवेलेबल है, रिमेंबर, है ना, तो इतना स्पेस अवेलेबल जब एरिया है तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। तो रूल इज नोन टू यू, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5/7 का इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से जिसको मैंने एक्स लेट किया है, और यहाँ 1 का इंटू हो जाएगा 22/7 इंटू 25 से। अब 7 से यहाँ 7 कैंसिल, 5 से यहाँ पे 5 कैंसिल, तो इन टोटल वी हैव 110 स्टूडेंट्स, है ना। तो 110 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि एरिया जो अवेलेबल था वो पाई आर स्क्वायर था, और आंसर जो मेरा फाइनली आया वो 110 आया। ठीक है, तो यहां तक कोई ट्रबल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका निकलेगा π/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी एच आपके इस क्वेश्चन में मिसिंग है।
अब h निकालने का यहाँ पे क्या सेंस है वो भी देखिए, थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको रब करता हूँ। आई थिंक आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। जब मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ अब आगे बढ़ने जाऊंगा तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3r² और यहाँ पे आपको जो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है πr/l, ये आपको दिया हुआ है 165। तो क्लियरली जो 165 है वो इक्वल हो जाएगा पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 5 और l इंटू स्लांट हाइट। गॉट इट। अब अगर मैं यहाँ इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 33। ठीक है। फर्दर अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करवाऊँ, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो जो स्लांट हाइट आपका आएगा ये 7 जब यहाँ जाएगा तो दिस इज 21/2। गॉट इट। नाउ दस पूरा का पूरा फोकस इज टू फाइंड द हाइट। सो वी नो कि l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज देयर, और h स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा। l की वैल्यू हुई 21/2 का होल स्क्वायर, रेडियस बना मेरा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 25, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 341 डिवाइडेड बाय 4। गॉट इट। क्योंकि ये तो 100 हो जाएगा यार। अब यहाँ पे आपको जब h निकालना होगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, लेकिन अंडर रूट आप लगाते रहिए, मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करवा रहा हूँ। तो ये मुझे रफली मिलेगा अंडर रूट का 85, है ना। और अंडर रूट 85 को अप्रोक्सीमेशन में यू गैस कैन टेक 9.2 ले सकते हो आप, है ना। तो बहुत क्लियर सा गेम है। आपको यहाँ क्वेश्चन में π/3 इंटू रेडियस जो कि आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसको आप 9.2 ले लीजिए। ठीक है। और कैलकुलेशन इजी करनी है भाई तो इसको 9/3 ले लो, 9.3 ले लो, कोई टफ नहीं है। तो एटलीस्ट क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, मैं 9.3 ले लेता हूँ चलो इसको। तो ये आपका बन जाएगा 3.1, और 25 को जब 3.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 77.5, और पाई की फॉर्म में आंसर को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, सॉल्व करने का मैंने तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 77.5 पाई मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका। और इसके आगे अप्रोक्सीमेटली जरूर लिखिएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ने अगर बोला है पाई को कुछ यूज करना है तो पाई को यूज कर लीजिएगा। ठीक है। सो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब देखते हैं उसमें क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो आपको बोल रहा है दो स्फीयर्स आपके पास हैं जो कि सेम मेटल से बने हैं। अगर कोई दो स्ट्रक्चर सेम मेटल से बनते हैं बेटा तो जो उनका डेंसिटी होता है ना वो सेम होता है। ठीक है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो इनका डेंसिटी अगर सेम है तो इन दोनों का वेट 5920740 दिया है। आपको रेडियस निकालना है बड़े वाले स्फीयर का, जब स्मॉलर वाले का दिया है आपको डायमीटर 5 सेंटीमीटर। सो इट्स वेरी इजी। अब क्लियरली डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है और दोनों का डेंसिटी अगर सेम है तो क्लियरली यहाँ से अगर डेंसिटी दोनों का सेम होता है ना, दो ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी सेम है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मेरा मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे वॉल्यूम के। ठीक है। तो ऐसे में मतलब ये है कि जो आपका मास होता है ना वो वॉल्यूम के अगर परपेंडिकुलर है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस में एक्चुअली में ये जो आपको मास दिए आप इसे वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर सेम इन डेंसिटी। गॉट इट। ओके। तो अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। दो सॉलिड स्फीयर्स आपको दे रखे हैं सेम मेटल यानी सेम डेंसिटी के, जिनका वेट है इतना के ग्राम। ठीक है। तो कैलकुलेशन में मैं आगे अगर जाऊं तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा जो स्फीयर नंबर 1 का वो कहीं ना कहीं आपको 5920 प्रोवाइडेड है,
और जो वॉल्यूम आपका यहाँ पे होगा, है ना, सेकंड वाले का, वो आपको कहीं ना कहीं 740 गिवन है। ठीक है, इससे पहले आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मास है फर्स्ट वाले का और जो मास है सेकंड वाले का, उसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, बिकॉज डेंसिटी इज सेम, डेंसिटी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इस वजह से आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यू नो इज 4/3, और नीचे भी 4/3, जिसको कट जाना है अभी। ये रेडियस 1 है जो आपको अभी निकालना है लार्जर स्फीयर का। ये लार्जर है, ऊपर मैंने लार्जर वाला लिखा है, लार्जर, ऊपर लार्जर है और नीचे स्मॉलर है। और इसका अगर डायमीटर 5 है ना, अगर इसका डायमीटर 5 है तो जो स्मॉलर वाला स्फीयर है जिसको मैं R2 बोल रहा हूँ, उसका रेडियस हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5/2 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्यूब का फॉर्मूला है। 5/3 से ये सब कुछ उड़ गया, आपका बचा 592 0, और ये बचा 740। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं, 0 से 0 कैंसिल। 2 की टेबल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 37 बनेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 29.6, हाँ कुछ ऐसा ये बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्दर अब इसमें क्या है। 19 या कैलकुलेशन इज परफेक्ट। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो ये जो R1 का क्यूब है ये ऐसे ही रहेगा, ये पूरा यहाँ चला जाएगा। तो 296 ये डिवाइडेड बाय आपका यहाँ 37 लिखा है, ये यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। कोई चैलेंज नहीं होगा यहाँ तक आपको समझने में। ठीक है, सो अब हम फर्दर चलेंगे कैलकुलेशन में आगे। सो अब करते हैं हम यहाँ पे कैंसिल आउट करना चीज़ों को। अगर 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगा 148। फर्दर अगर ये 2 भी इसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगा 74। फर्दर ये 2 भी इसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगा 37, और 37 से 37 कैंसिल। सो क्लियरली जो मेरा रेडियस होगा लार्जर सर्कल का, है ना, स्फीयर का, तो 555 अगर 3 बार लिखा है और यहाँ पे भी क्यूब है तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आपके। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द लड्डूज। ओके, चलो देखते हैं क्या है। एक शॉपकीपर है जिसके पास एक स्फेरिकल लड्डू है 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है। अब आपको उसी सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल से लड्डूज बनाने हैं, बहुत सारे या एक दो जितने भी बनेंगे, जिनका रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो यहाँ पे सर क्लियर है, लड्डू चाहे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा वो तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन एक बिग लड्डू यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि है 5 सेंटीमीटर का। अब आपने इसको क्रश किया छोटे छोटे इसको पीसेस में। अब आपने क्या किया, इसी मटेरियल को जो ये लड्डू बना है यहाँ से अब आपको कुछ और लड्डूस बनाने हैं जिनका रेडियस जो होगा वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब क्योंकि ये बिग लड्डू है उसको आपने तोड़ा, छोटे छोटे लड्डूस को बनाया, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे फिर से किसी का शेप रीशेप, मतलब उसको रिकास्ट कर रहे हो, एक रीशेप दे रहे हो उसी लड्डू को। ठीक है, तो क्लियरली ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो वॉल्यूम होगा हमारे इस बिगर लड्डू का, है ना, जो इस बिगर लड्डू का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर लड्डूस के जो भी हैं ये। ठीक है, अब लेकिन ये स्मॉलर लड्डूस के नंबर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो हमें इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तक तो कूल है। क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज ये आपका 100 होते, लेट से ये 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता, और छोटा वाला एक लड्डू अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनता,
तो टोटल कितने लड्डूज बनते हैं? टोटल आपके पास 5 लड्डूज बनते हैं, क्योंकि 5 इंटू 20 करते हैं आप। तो उसी लॉजिक को याद रख के आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम होगा बिगर लड्डू का और जो वॉल्यूम होगा स्मॉलर लड्डू का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो स्मॉलर लड्डू में ही हमको नंबर ऑफ लड्डूज को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई। गॉट इट? सो n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लड्डूज दैट वी आर हैविंग। गॉट इट? So now the calculation is very easy. Okay, very easy. So this is 4 by 3 into pi. अब रेडियस इस लड्डू का क्या है, 5 है, तो मैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देता हूँ। और जो वॉल्यूम है स्मॉलर लड्डूस का वो भी 4 पाई बाय हो जाएगा, 4 by 3 पाई। और इसका जो रेडियस यहाँ पे है वो है 2.5, है ना। और 2.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ये आपने लिखा 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 and multiplied it by n, where n is the number of laddus। ठीक है, everything will be cancel out। 4 by 3 से 4 pi/3 कैंसिल, 5 5 5 3 5 यहाँ है, 3 5 यहाँ कैंसिल, यहाँ बचा 1। ये 2 इंटू 2 इंटू 8, ये जो 8 है ये 1 के पास चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो जो नंबर ऑफ लड्डूज इस क्वेश्चन में है आपको गिवन, जो आपको निकालने हैं, तो इन टोटल 8 लड्डूज यहाँ पे आप लोग बना सकते हो विद दी सेम मटेरियल। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, रिकास्टिंग वाला ही था। अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, अगला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन। अब ये है कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग का जिसको आपको पेंट करना है। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल डोम का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर, जब आप टेंपल मॉस्क या कहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है किसी भी फिगर में, है ना। ये लेट्स से एक टेंपल है या कुछ भी है, मॉस्क है, एनी रिलीजियस प्लेस। तो ये जो डोम होता है ये एक्चुअली में ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, और ये डोम एक्चुअली में नीचे से होता है ओपन, है ना। तो जब भी किसी डोम की बात की जाती है तो हम एक्चुअली में बात करते हैं किसी कर्व सरफेस एरिया की। गॉट इट? सो क्वेश्चन भी अब बड़ा सिंपल है, आपको इसी कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है ना। और जो सरकमफेरेंस है इसके बेस का डोम का वो है 17.6। ठीक है, तो जो सरकमफेरेंस आपको गिवन है, लेट्स से जो रेडियस है इस डोम का, है ना, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं ले लेता हूं r, और मीटर में ये सेंटीमीटर चल रहा है, तो मैं पैसों के हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये r सेंटीमीटर में ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपको सरकमफेरेंस जो कि 2πr होता है वो गिवन है आपको यहाँ 17.6 मीटर, है ना। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो इनटू 100 जब मैं इसको कर दूंगा तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर में। ये है मेरी पहली प्रायोरिटी इस क्वेश्चन की। ठीक है, सो अब ये हो गया 2, ये हो गया 22/7 इंटू r। इसको आप लिख सकते हो 176 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। कैलकुलेशन करते हैं बहुत आराम से, देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊं 2 से तो ये बनेगा 88। अगर मैं 22 को 88 से डिवाइड करवाऊं तो ये बनेगा 4। इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करूं और इस रेडियस को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो r की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 7 यानी 28। और ये यहाँ पे एक जीरो और ऐड हो जाएगा तो रेडियस बन जाएगा 280 सेंटीमीटर। इट्स वेरी इजी इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो अभी सिर्फ रेडियस निकला है फर्स्ट पार्ट में। अभी आपको निकालने का क्या है, आपको निकालने का है कर्व सरफेस एरिया इस डोम का, है ना। क्योंकि एरिया तो बेटा डोम का ही निकालना पड़ेगा क्योंकि पेंट ही वहां पे होना है। तो वो एरिया आपका क्या बनता है, सी एस से आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है भाई सी एस से, बताइए। तो सी एस से आपका किसी भी हेमिस्फीयर का जो ऊपर से
तो ओपन नहीं, मतलब वन साइड इज ओपन, तो डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर. गॉट इट. So finally you will get 2 into 22 by 7 और radius को I will put as 280 into 280 फिलहाल. And if you do the normal सा कैलकुलेशन, तो चलो 7 से मैं इसको डिवाइड करके यहाँ 40 लिख देता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरा एरिया. ठीक है. पैसों की बात चल रही है, तो पैसों की बात में मैं आपको बता दूं. ओके, पैसों की बात देखते हैं थोड़ा सा, बस अब कैलकुलेशन है. आप 5 रुपए देते, अगर आपका एरिया कितना होता, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन. आपका ये जो कर्व सरफेस एरिया आया है, ये आया है 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको कितने पैसे देने होंगे हमें नहीं पता, तो इसको x ले लीजिए, ये आपको पता है रूल. ठीक है. सो कैलकुलेशन अब रह गए फाइनली, तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से मिटा के आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ. फिर आप क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 इन्हें डिवाइड करने चला जाएगा, तो बेसिकली ये होगा 5 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 280 और डिवाइड में चला जाएगा आपके 100. तो इट्स वेरी इजी. 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, तो इतने रुपी आपका आंसर होता. और फाइनली जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, तो 2 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू दिस इज 176, और 176 का मुझे अब करवाना है 28 से मल्टीप्लाई, और एक यहाँ 5 और बचा है, तो इस 5 को मैं अगर और लिख लूँ, तो ये हो जाएगा 176 इंटू 140 रुपीज, है ना. अब इसको फर्दर कैलकुलेट करवाते हैं यार, तो मैं इसकी कैलकुलेशन कहीं आपके लिए साइड में कर देता हूँ. नॉर्मल मल्टीप्लाई. सो 176 में अगर मैं 14 का इंटू करूं, तो ये बनेगा मेरा 24. ठीक है. देन आपका यहाँ पे जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो ये आपका बना 24. फिर आप यहाँ ले गए, दिस इज 28030 एंड दिस इज 704 एंड दिस विल बिकम 176. तो आंसर इज 4642, और क्योंकि यहाँ पे एक जीरो और होना था, तो दिस मच अमाउंट विल कम. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रुपीज 24640. एंड विद दिस वे आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर. ये आपके पास अमाउंट आ चुका है इस क्वेश्चन में. ठीक है. आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये कैलकुलेशन जो भी हुआ है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट इज दिस थिंग. सो नाउ यू हैव अ हेमिस्फेरिकल बोल, और इस बोल में आपका क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल जो है वो थिकनेस से भी है ना, ये थोड़ा थिक भी है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, आपका जो इंटरनल है ना, आपका जो इंटरनल रेडियस है, इज माई टैब का पेन इज अगेन लॉस्ट. ओके, wait a minute. Okay, I think, wait a minute. Okay, yeah, I got it. So ये जो इंटरनल रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है. गॉट इट. और यहाँ पे आपका ये जो थिकनेस आपको गिवन है, ये थिकनेस इज ऑल्सो गिवन टू यू. ठीक है. सो दिस थिकनेस इज गिवन टू यू एज 0.25. ठीक है. ये मेरा टैब बार बार हिल रहा है इन द लास्ट क्वेश्चन यार. तो दिस इज 0.25 सेंटीमीटर. ठीक है. और आपको जो कर्व सरफेस एरिया देना है, वो देना है इसके आउटर का. तो इट्स वेरी इजी, एनसीईआरटी का था, दैट इज व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज नथिंग वाज देयर. सो जो कर्व सरफेस एरिया होगा इस हेमिस्फेरिकल बोल का, जो कि ऊपर से ओपन है, डेफिनेटली आप देख रहे हो ना, ऊपर से ओपन होगी तभी तो थिकनेस दिखेगा आपको. गॉट इट. सो ये हो गया आपका 2 इंटू पाई इंटू आर, आर यानी रेडियस ऑफ आउटर सरफेस.
अब आउटर सरफेस का रेडियस क्या होगा, अगर आपने इनर रेडियस में उस थिकनेस को ऐड कर देंगे आप लोग, तो श्योरली यू विल गेट द आउटर रेडियस, जो कि यहाँ से चालू होके यहाँ पहुंचा। तो ये आपका बना 5 प्लस 0.25 यानी 5.25। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, 2 पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे देखना था, ठीक है। तो अब बस कैलकुलेशन में नथिंग आई विल डू, 22/7, इसको अगर मैं 5.25 को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5.25, पॉइंट हटा दूंगा तो अपॉन 100, दिस इज ऑल्सो 100। गॉट इट। तो यहाँ तक भाई समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे ये क्लियर कीजिए, क्योंकि आंसर तो अब हमारा आने ही वाला है थोड़ी देर में। अगर मैं इसको 25 की टेबल से कट करूं तो दिस इज 4 एंड दिस इज माय 11, ठीक है। गॉट इट, है ना। 11 ही आएगा आपका या कुछ और आएगा, बता दो यार। नहीं, ये 11 नहीं आएगा सर, ये 21 आएगा, ठीक है। मैं इसको भी अगर फर्दर कैंसिल करूँ, ये भी आपका 21 आएगा, ये भी आपका 4 आएगा। आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आने दीजिए। ये 2 कटा और ये यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 2 कटेंगे तो एक 4 भी गायब हो जाएगा। ये अगर मैं 21 को 7 से कट करूँगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 33 को अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये बनेगा 660 एंड या 693/4 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर विल बी दी कर्व सरफेस एरिया। और अगर आप इसको पॉइंट्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, और पॉइंट में सॉल्व करके ये देता आपको 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब आपका विषय है, आपको इसको फ्रैक्शन में छोड़ना है या आपको पॉइंट्स में देना है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका था, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था इसके रेडियस वाला, जो हमने रेडियस फाइंड किया, आउटर रेडियस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So hopefully with this question, your this DPP is done and everything is clear to you. Thank you.